नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को डबल बॉटम का इम्पोर्टेंस समझाया था और मैंने आप लोगों को ये बोला था कि किसी भी चार्ट पैटर्न का ज़्यादा इम्पोर्टेंस तब हो जाता है जब वो एक अच्छी जगह पे प्लेस होता है, मतलब अच्छी जगह पे बनता है। और लास्ट वीक में हमारे इंडेक्स में मतलब निफ्टी में एक डबल बॉटम जैसा पैटर्न बना था और वो भी ऑलमोस्ट 17% करेक्शन के बाद। और उसके साथ साथ एक किंग कैंडल भी बना था जिसे मैं सुपर स्ट्रॉन्ग कैंडल होता है, जो बुलिश कैंडल होता है उसे मैं किंग कैंडल बोलता हूँ। तो वो सारी चीज़ों में मैंने आप लोगों को प्रॉपर लास्ट वीडियो में बताया था कि क्यों मार्केट अच्छा लग रहा है, क्या रीज़न है और क्या इंपॉर्टेंस है डबल बॉटम का बॉटम की साइड पे। अब फिर हम लोग ने ये हफ्ते में देखा कि निफ्टी ऑलमोस्ट 4.5% ऊपर आ गया। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 6.5% ऊपर आई। बैंक निफ्टी का ATH है 54,467.35। पर ये वीक में बैंक निफ्टी ने हाई मारा 54,402 का। ऑलमोस्ट थोड़े ही पॉइंट से बैंक निफ्टी ने अपना ATH नहीं मारा। और फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स उसने अपना ATH मार दिया 26,116 का। अब अगर आप लोगों को याद होगा तो पिछले कुछ वीडियो से मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि प्राइवेट बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज वाला जो इंडेक्स है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है कंपेयर टू निफ्टी। तो ये हम लोग ने देख लिया। अभी आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अभी आने वाले टाइम में मार्केट में कौन से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है जिसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ है ना दो ऐसे कॉन्सेप्ट शेयर करने वाला हूँ जो आपको एक बहुत ही क्लियर आइडिया देगा कि लार्ज कैप स्टॉक में जब ब्रेकआउट होता है तो उसका पैटर्न कैसा होता है और किसी भी एक मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक में ब्रेकआउट होता है तो उसका पैटर्न क्या होता है। मैंने ये चीज़ों को समझने के लिए है ना बहुत साल लग गए मुझे। बिकॉज़ अगर आपको कोई कोई मेंटोर होता है या आपको कोई गाइड करता है तो आपको चीज़ें बड़ी जल्दी से समझ में आती है। बट आप जब खुद का पर्सनल एनालिसिस करते हो, ऑब्जर्वेशन करते हो तो चीज़ों को समझने में टाइम लगता है। तो मैं आप लोगों के साथ दो एग्जांपल भी शेयर करूंगा जो अभी के ऊपर आपको मार्केट के ऊपर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए स्टॉक्स का। बट आप एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, मैं आप लोगों को स्टॉक बताऊंगा तो वो मैं एक्चुअली आप लोगों को जो एग्जांपल बता रहा हूँ, जो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, उसके बेसिस पे मैं आप लोगों को वो करंट स्टॉक बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। तो प्योरली इसको लर्निंग बेसिस पे लीजिए और समझने की जो कोशिश करना जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, निफ्टी का चार्ट देखते हैं। और देखो ये निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब आप यहाँ पे देखो मार्केट में बहुत अच्छे टाइम से करेक्शन हो रहा था, 6-7 महीने से मार्केट करेक्ट कर रहा था। मार्च महीने में मार्केट ने थोड़ा पॉज लिया, फिर वापस से अप्रैल महीने में मार्केट, आप बोल सकते हो कि अप्रैल मंथ की शुरुआत तो ज़रा भी अच्छी नहीं हुई थी। मार्केट अच्छा खासा नीचे गिरा, मार्च मंथ के लो के नीचे भी चला गया एंड वापस से एक लास्ट 3 महीने से जो हाई बन रहा है मार्केट उसके पास आके रजिस्ट कर रहा है। अगर आप वीकली कैंडल देखोगे ना तो आप लोगों को समझ में आएगा। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बोला था कि मार्केट कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। और जैसे ये मार्केट का डाउन ट्रेंड है, जब भी मार्केट ने यहाँ पे एक किंग कैंडल बनाया था ना तभी मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया था। हाँ, बट मुझे ये बात ज़रूर पता थी कि मार्केट का जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस है वो है ये, उसका नियरेस्ट स्विंग हाई। मार्केट एक बार यहाँ पे आएगा, उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक करेगा और वापस ऊपर जाएगा। तो मेरे पुल बैक का एक्सपेक्टेशन क्या था पता है कि 23,000 से लेके 23,900 के आसपास मार्केट आएगा, जो ये एरिया बनता है। और जो ये एरिया बनता है और उसके बाद मुझे ऐसा लगा था कि फिर यहाँ से वापस से मार्केट ऊपर जाएगा। बट जैसे आप लोगों को पता है कि लास्ट वीक में पहले क्या हो गया, ट्रंप ने पहले टैरिफ का सब कंट्रीज़ के ऊपर टैरिफ लगाया। उसके बाद यूएस ने भी बैकफायर किया, चाइना ने भी बैकफायर किया यूएस को। तो ये सारे प्रॉब्लम्स के वजह से हमारा मार्केट ने 50% रिट्रेसमेंट की जगह पे 100% से भी ज़्यादा रिट्रेसमेंट किया, जो प्रीवियस लो के भी नीचे चला गया। बट अगर आप वो दिन को स्पेसिफिकली देखोगे ना, ये 7 अप्रैल के डे को, तो जब भी मार्केट नीचे खोला था और जो लो मारा था ना, वो मार्केट ने पूरे दिन उसके बाद वो लो को ब्रेक ही नहीं किया। तो वो एक अगर आपको एक्सपीरियंस हो जाता है ना मार्केट में, तो वो एक आपको पता चलता है कि यार मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद 15-20 मिनट के बाद अपना अगर लो ब्रेक नहीं कर रहा है ना, तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट वापस यहाँ से ऊपर जाएगा। और वैसे ही हुआ, मार्केट ने एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाया। इनफैक्ट लास्ट वीक मार्केट ने यहाँ पे किंग कैंडल भी बनाया जिसके बारे में हमने बात की। और फिर मार्केट वापस से अभी
अपने इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के पास आके रुका है। अब देखो पहले भी मार्केट ने 23,869 का हाई मारा था और जो रेजिस्टेंस है वो है 23,800, और अभी जो मार्केट ने हाई मारा ये वीक में वो है 23,872 का। और ये वीक में तो मतलब ट्रेडिंग डेज भी बहुत कम थे, तो बहुत कम टाइम में मार्केट ने एक अच्छा पुल बैक किया। और ये जो मेजर रैली है ना, वो सिर्फ आप बोल सकते हो कि फाइनेंशियल और बैंकिंग स्टॉक्स की वजह से ही आया है, जो प्योर ब्लू चिप स्टॉक्स है उसके वजह से। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। अभी मार्केट में नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो बड़े सिंपल बात है, 24,750 है जो पहले का स्विंग हाई था। और अगर मार्केट और नीचे आता है तो ये जो गैप है ये हमारे लिए एक सपोर्ट की तरीके से काम करेगा, विच इज़ 23,200। तो ये ही बात है, अगर आप लोगों का मार्केट में एनालिसिस राइट हो और कोई चीज़ों के गलत होने की वजह से कुछ प्रॉब्लम भी होती है ना, बट अगर आपका एनालिसिस राइट है, आपका व्यू राइट है और आपका टेम्परामेंट सही है ना, तो आप मार्केट में एक अच्छा पैसा बना सकते हो। और मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, लास्ट 2-3 वीक में मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो अपने व्लॉग चैनल पे भी डाला है, आप देख लेना बाद में फ्री होके। अभी मैं आप लोगों को सेक्टर्स की बात बताता हूँ कि कौन से सेक्टर अभी स्ट्रॉन्ग है मार्केट में। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, हम लोग अगर YTD करके देखते हैं तो देखो फाइनेंस, प्राइवेट बैंक और बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर हम लोग 6 मंथ के बेसिस पे देखेंगे तो वहाँ पे भी फाइनेंस, प्राइवेट बैंक और बैंक निफ्टी आता है। इनफैक्ट PSU बैंक भी उसमें आ रहा है 3rd नंबर पे, 4th नंबर पे। और अगर हम लोग 3 मंथ को करके देखेंगे तो वहाँ पे भी यही तीनों सेक्टर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है, जो प्राइवेट बैंक वाला सेक्टर है, वो अभी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपैरेटिवली निफ्टी के। और अगर हम लोग ये भी देखते हैं, जो मैंने एक वॉच लिस्ट बनाई है, तो वहाँ पे देखो लास्ट वीक में रियलिटी, प्राइवेट बैंक और फाइनेंशियल सर्विस एंड PSU बैंक सेक्टर ज़्यादा चले थे। और जो सबसे ख़राब सेक्टर था वो FMCG और IT था। वैसे ये भी पॉजिटिव ही थे, बट ख़राब इन द सेंस कम रिटर्न। और वैसे IT सेक्टर तो एक आप बोल सकते हो कि 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले IT सेक्टर अच्छा था, बट आफ्टर ये सारा ट्रम्प और ये सारी इशू के बाद IT सेक्टर भी ख़राब हो गया है। और जिस तरीके से IT सेक्टर्स के रिज़ल्ट आ रहे हैं वो भी फ़िलहाल कुछ अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो अभी देखो, ये तो मैंने आप लोगों को सारी इंडेक्स की बातें बता दी और जो भी इंडेक्स के रिलेटेड था वो बता दिया। अभी लास्ट वीक में अगर आप लोग FIS देखोगे ना, तो लास्ट वीक में 3 ही वर्किंग डे थे और उसमें FIS भी बायर ही थे, अच्छे नंबर से बाय हुआ है। डॉलर इंडेक्स जो है वो 99.39 के आसपास आ गया है। इंडिया विक्स जो बढ़ गया था 20 के आसपास लास्ट वीक में, वो अभी 15.46 हो गया है। क्रूड ऑयल भी ऑलमोस्ट $64 के पास है। USD INR 85.42 के पास चल रहा है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, जो है हमारा ये जो US का विक्स है वो, और मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में उसके बारे में बताया भी था। अब अगर आप US के विक्स को देखोगे ना, तो यहाँ पे देखो US का विक्स लास्ट वीक में ऑलमोस्ट 50s के आसपास ट्रेड कर रहा था और अभी 29 के पास आ गया है। तो US विक्स भी कूल डाउन हो रहा है, ये भी एक अच्छी बात है, ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल है। और इसका इम्पोर्टेंस और इसका जो हायर रेजिस्टेंस लेवल है ना, वो भी मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में समझाया था। अभी हम लोग बात करते हैं कि एक लार्ज कैप स्टॉक और एक स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक कैसे चलते हैं, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है, और फिर मैं आप लोगों को 2 एग्जाम्पल भी दूंगा। तो हम लोग पहले लार्ज कैप स्टॉक की बात करते हैं। तो देखो, लार्ज कैप स्टॉक है ना, जनरली एक क्वालिटी स्टॉक होता है। और वो क्वालिटी स्टॉक है ना, हमेशा बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस जो होते हैं, वो जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, वो हमेशा ये सोचते हैं कि वो हमारे मतलब वो खुद के पोर्टफोलियो में हमेशा वो स्टॉक को रखे ही रखे। तो वो स्टॉक में जनरली क्या होता है, समझो वो स्टॉक में एक अच्छी रैली आती है, फिर वो स्टॉक है ना एक पॉइंट पे आने के बाद एक्सपेंसिव हो जाते हैं, और वो स्टॉक फिर जो बड़े इन्वेस्टर रहते हैं ना, वो उसमें इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि जो उनकी वैल्यू होती है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जो उनका प्राइस होता है वो उतना वैल्यू जस्टिफाई नहीं करता है। तो वैसे टाइम पे लार्ज कैप स्टॉक क्या करता है, फिर थोड़ा कंसोलिडेट करने लगता है। मतलब वो कंसोलिडेट 2 साल के लिए भी कर सकता है, 3 साल के लिए भी कर सकता है, 4 साल के लिए भी कर सकता है। और उसके बाद ये जो जब वो प्राइस कंसोलिडेट करता होता है ना, वो टाइम पे एक्चुअली बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, बैकग्राउंड में उसकी जो बैलेंस शीट है या उसके जो PNL है वो बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल समझो कोई एक लार्ज कैप स्टॉक है,
अब ये लेवल पे आने के बाद वो 50,000 करोड़ का रेवेन्यू कर रहा है। मैं आप लोगों को सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये एकदम पीक पे आने के बाद वो 50,000 करोड़ का रेवेन्यू करता है। फिर सडनली सारे इन्वेस्टर्स को समझ में आता है कि यार ये लार्ज कैप स्टॉक अभी बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन के हिसाब से महंगा हो गया है, अभी हमें इसमें बाइंग नहीं करनी चाहिए। तो ऑब्वियसली उनकी डिमांड नहीं होगी तो उसका प्राइस ऊपर नहीं बढ़ेगा। फिर वो कंसोलिडेट करता है 2 साल 3 साल। तो अभी जितने भी उसके रिजल्ट आते हैं ना ड्यूरिंग दिस 2 साल, धीरे धीरे क्या होता है ना, उसकी पीएनएल इंक्रीज होती है। तो उसका जो 50,000 करोड़ का जो रेवेन्यू था वो सडनली 80,000 करोड़ या फिर समझ लो 1 लाख करोड़ पे आ जाता है। और क्या होता है ना कि सडनली वो स्टॉक वापस से वैल्यूएशन पैरामीटर पे सस्ता लगने लगता है। तो वो क्या करते हैं, वो जो अच्छे जो ब्लू चिप स्टॉक होते हैं ना, वो ये कंसोलिडेशन को ब्रेक करके वापस से एक नई जर्नी स्टार्ट करते हैं। फिर वापस से और थोड़ा बहुत चलने के बाद वो कहीं ना कहीं वापस अपने वैल्यूएशन के हिसाब से महंगे हो जाते हैं। फिर वापस से वो कंसोलिडेट करते हैं। फिर वापस से वो अपनी वैल्यूएशन को अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट को बढ़ा के जस्टिफाई करेंगे तो ऊपर जाएंगे, और अगर नहीं करेंगे तो नीचे जाएंगे। अब नीचे जाने वाले में से बेस्ट एग्जांपल अभी रिसेंटली एशियन पेंट है। आप देख सकते हो कि बहुत सालों के कंसोलिडेशन के बाद एशियन पेंट ने अपना कंसोलिडेशन लेवल ब्रेक कर दिया। तो वो ऊपर नहीं जा रहा है, वो नीचे जा रहा है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टर्स की वो स्टॉक पे है वो स्टॉक अभी जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। पर ऐसे ही बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल स्टॉक्स है, प्राइवेट बैंक वाले स्टॉक है, जो ये पैटर्न के हिसाब से ब्रेकआउट कर रहे हैं। और उसमें से एक स्टॉक का एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को बोलूँ तो आप ये बजाज फिनसर्व का एग्जांपल देख सकते हो। बजाज फिनसर्व का देखो ये चार्ट है, मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसका 2021 अक्टूबर में हाई बना था 1924 का। रिसेंटली सितंबर महीने में इसने ब्रेक किया था, फिर वापस नीचे आ गया। तो आप बजाज फिनसर्व को देख सकते हो, जो मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया सेम पैटर्न के हिसाब से वो अभी काम कर रहा है। तो ये ही वीक में अगर फाइनेंशियल सर्विसेज में अगर आप किसी स्टॉक को देखते हो तो बजाज फिनसर्व पे आप लोगों को देखना चाहिए। वहाँ पे आप लोगों को ज़रूर समझ में आएगा कि क्या चल रहा है वहाँ पे बेसिकली। ओके, अभी मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक कैसे चलते हैं और उनके पीछे का लॉजिक क्या होता है। तो देखो जनरली स्मॉल कैप स्टॉक कैसे होते हैं ना, उन्होंने किसी एक साल में एक हाई बनाया होता है, फिर सडनली वो कंपनी में लॉसेस होने लगते हैं। सडनली आप बोल सकते हो कि इंडस्ट्री के वजह से वो कंपनी को प्रॉब्लम होता है, कोई गवर्नमेंट न्यूज़ के वजह से कुछ भी प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग उसके ऊपर नहीं जाते कि क्यों वो कंपनी नीचे जा रही थी, बट सडनली उसका प्राइस है ना बहुत नीचे चले जाता है। फिर कुछ सालों बाद वो कंपनी में कुछ रिवाइवल होता है, कुछ टर्न अराउंड होता है और वो स्टॉक वापस से ऊपर आता है। अब ये जो लेवल होता है ना, ये मेरा एक मेथड है जिसे मैं मल्टी ईयर ब्रेकआउट बोलता हूँ। तो समझो ये 2008 में हुआ होगा कि ये स्टॉक ने 2008 में एक पीक बनाया था और सडनली 2025 में ये स्टॉक अपने पीक को ब्रेक कर रहा है। तो अभी यहाँ पे क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अरे यार ये स्टॉक तो अभी इतना महंगा हो गया है, अभी ख़रीदने की क्या ज़रूरत है। 2008 में इसका प्राइस 500 था, वापस से ये 500 के पास आया है, तो अभी ये स्टॉक को नहीं लेना चाहिए। बट ऐसे टाइम पे ये स्टॉक्स में एक अच्छे ब्रेकआउट होते हैं, और अगर ये ब्रेकआउट थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद होता है तो और अच्छा माना जाता है, बिकॉज ये कंसोलिडेशन एक तरीके से बायर्स और सेलर का जो आप बोल सकते हो कि जो फाइट होता है ना, वो दिखाता है आप लोगों को। तो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक में इस तरीके से ब्रेकआउट होते हैं। और उसी तरीके से मेरे नज़र में एक स्टॉक है जो ये हफ्ते में ब्रेकआउट कर सकता है या आने वाले टाइम में वो ब्रेकआउट कर सकता है, वो है अवंती फीड्स। अगर आप अवंती फीड्स का चार्ट देखोगे तो 2017 में इसने भी एक हाई बनाया था। अभी मैं आप लोगों को आगे के डेटा नहीं बता रहा हूँ एज़ पर रूल, पर आप ये स्टॉक का चार्ट देख लेना। अभी 980 का इसका ऊपर का रेजिस्टेंस है जो 2017 में बना था। तो अगर आप ईयर कैलकुलेशन करोगे तो ऑलमोस्ट 7-8 साल के बाद इसमें भी ब्रेकआउट हो सकता है अगर इसने 980 लेवल ब्रेक किया तो। और ये स्टॉक में भी क्या हुआ था ना, ये स्टॉक ने पहले एक बार ये 980 लेवल को टच किया है और वापस से वहाँ से उसमें थोड़ा फॉल आया और वापस से ये सेकेंड अटेम्प्ट करने जा रहा है। तो ये स्टॉक में आप ध्यान देना। एक स्मॉल कैप और मिड कैप वाला एग्जांपल मैंने आप लोगों को अवंती फीड्स का दे दिया और एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को लार्ज कैप स्टॉक का दे दिया। तो ये दो तरीके होते हैं जिससे लार्ज कैप स्टॉक्स में ब्रेकआउट होते हैं और स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में ब्रेकआउट होते हैं। आई विश कि आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को जो
एक चीज़ समझाई है, जो चीज़ एक बताई है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, उससे आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा और कुछ फ़ायदा मिला होगा। आप इस तरीके से सारे लार्ज कैप स्टॉक और सारे स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक में एनालिसिस कर सकते हो। आप लोगों को डेफिनेटली थोड़ा बहुत फ़ायदा ही होगा। आप करके देखिए, आप भी बैक टेस्ट करके देखिए, जितने भी लार्ज कैप स्टॉक है, जितने भी स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक है, उसमें देखिए ऐसा पैटर्न फॉलो हुआ था या नहीं हुआ था। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। अगर आप लोगों को आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मेरे चैनल के एनालिटिक्स में ना मैं ये देखता हूँ कि कितने लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं, कितने लोग ने नहीं करके रखा है। तो मैंने वहाँ पे ये देखा कि मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो हमारे वीडियोस देखते तो है पर सब्सक्राइब नहीं करके रखा है। तो अगर आपने नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और बस मैं मिलता हूं आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।